अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 1839 में जब अंग्रेज़ों ने काबुल पर कब्ज़ा करके शाह शुजा को तख्त पर बिठा दिया तो अफ़गानिस्तान में बज़ाहिर अमन कायम हो गया। ये अमन अगले 2 बरस तक कायम रहा, लेकिन अफ़गान कमांडर दोस्त मोहम्मद इस दौरान अंग्रेज़ों के लिए अच्छी खासी परेशानी का बायस रहा। फिर आखिरकार 1840 में दोस्त मोहम्मद 6000 उज़्बकों की फ़ौज के साथ काबुल की तरफ बढ़ा। काबुल के करीब दोस्त मोहम्मद का अंग्रेज़ों के एक फ़ौजी दस्ते से आमना सामना हो गया। अंग्रेज़ों की फ़ौज तादाद में कम थी, सो लड़ाई में दोस्त मोहम्मद का पलड़ा भारी रहा। अफ़गानों का हमला इस कदर शदीद था कि बरतानवी फ़ौज की हिंदुस्तानी सिपाहियों में भगदड़ मच गई और जो बरतानवी फ़ौजी थे उनका दस्ता भी कुछ अफसरों के मारे जाने और ज़ख्मी होने पर पसपा हो गया। इस कामयाबी के बाद दोस्त मोहम्मद चाहते तो काबुल की तरफ पेशकदमी कर सकते थे, लेकिन अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर तारीख़ आज भी हैरान है। वाक़या ये हुआ कि दोस्त मोहम्मद अचानक अपनी फ़ौज के बगैर तने तनहा सिर्फ एक मुलाजिम के साथ काबुल के दरवाजे पर नमूदार हुए और अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह तारीख़ की पेचीदगियों में कहीं खो चुकी है। दोस्त मोहम्मद का सरेंडर अंग्रेज़ों के लिए काबुल की फतह के बाद शायद सबसे बड़ी खुशखबरी थी। उन्होंने दोस्त मोहम्मद को कैदी बनाया और बरतानवी हिंदुस्तान रवाना कर दिया, जहाँ वो तकरीबन 2 साल कैद रहे। दोस्त मोहम्मद के कैदी बन जाने के बाद उनकी फ़ौज, जिसे वो बुखारा और अफ़गानिस्तान के दूसरे हिस्सों से जमा करके लाए थे, वो भी अफ़गानिस्तान में बिखर गई। इसके बाद अफ़गानिस्तान में एक मुकम्मल अमन हो गया। ऐसा लगता था कि अफ़गानों ने अंग्रेज़ों से हार मान ली है और उनके मंजूर नज़र हुक्मरान शाह शुजा को अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, फिर अंग्रेज़ों से कुछ ऐसी गलतियाँ सरज़द हुईं जो उनके लिए तबाहकुन साबित हुईं। ये गलतियाँ क्या थीं? दोस्तों, काबुल में ठहरी हुई बरतानवी फ़ौज का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे जर्नैल नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे और ये ब्यूरोक्रेट्स फ़ौजी हिकमत अमली से ज़्यादा सियासी मसलहतों को सामने रख कर फैसले करते थे। काबुल में बरतानवी फ़ौज की कमांड भी अमली तौर पर एक अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेट विलियम के हाथ में थी। इन सब को फ़ौजी मामलात का कोई तजर्बा नहीं था। इनकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन या खूबी या सिफारिश ये थी कि वो हिंदुस्तान के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल के दोस्त थे। इसके अलावा उन्हें अफ़गान लहजे में बोली जाने वाली फ़ारसी, जिसे दरवी कहा जाता है, इस पर खासा अबूर हासिल था। इसीलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने उन्हें शाह शुजा के साथ अफ़गानिस्तान भेजा था ताकि वो वहाँ सियासी मामलात को संभाल सकें। दोस्तों, विलियम के अलावा एक मरकज़ी फ़ौजी कमांडर भी थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें मैदान जंग से ज़्यादा हॉस्पिटल के ICU में होना चाहिए था। अंग्रेज़ों के ये मरकज़ी कमांडर मेजर जनरल एल्फिंस्टोन थे और उनकी उम्र तकरीबन 60 बरस थी। वो ज़रा सी हरकत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हल्की सी हरकत उनके मुंह से बेइख्तियार एक कराह निकालती थी। हाय ये जोड़ों का दर्द। बीमारी की वजह से वो घुड़सवारी भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान से एक पालकी में बिठाकर काबुल लाया गया था। जिस वक्त वो काबुल पहुंचे तो उनके एक बाजू में भी बहुत तकलीफ़ थी और इसमें पट्टियाँ बंधी हुई थीं। इस तकरीबन माजूर कमांडर ने भी दोस्तों फ़ौजी लॉजिक को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके विलियम की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। यूँ एक माजूर कमांडर और एक ब्यूरोक्रेट ने मिलकर अपनी नालायकी से काबुल में अपनी ही बरतानवी फ़ौज की कब्र खोदना शुरू कर दी। काबुल में अंग्रेज़ों ने जो पहली गलती की वो ये थी कि बरतानवी फ़ौज के पड़ाव के लिए गलत जगह का इंतखाब किया। कुछ सीनियर अफसरान फ़ौजी अफसरों का ख्याल था कि उनकी फ़ौज को काबुल के बाला हसार किले में ठहरना चाहिए, क्योंकि ये किला बुलंदी पर है और इसके गिर्द पत्थरों की दोहरी दीवार भी है। किसी भी हमले की सूरत में इसका दिफा करना आसान था और दुश्मन इस किले पर आसानी से नीचे से गोलाबारी भी नहीं कर सकता था। यानी बाला हसार फ़ौज को ठहराने के लिए एक आइडियल जगह थी और ऊंची जगह से नीचे से पूरे शहर को भी देखा जा सकता था। लेकिन विलियम ने बरतानवी फ़ौज को यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसा करना एक सियासी गलती हो सकती थी। शाह शुजा ने भी कहा कि अगर बरतानवी फ़ौज बाला हसार में ठहरी तो अफ़गान अवाम को एक गलत पैगाम जाएगा। लोग ये समझेंगे कि अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की नीयत से यहाँ मुस्तकिल डेरे जमा रहे हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों को ऐसा तासुर देना चाहिए कि शाह शुजा ही हुक्मरान हैं, एक अफ़गान ही अफ़गानों के हुक्मरान हैं, जबकि अंग्रेज़ कुछ अरसे बाद वापस चले जाएंगे। शाह शुजा की ये मंतक सियासी तौर पर तो वज़न रखती थी, लेकिन फ़ौजी नुक्ता निगाह से ये ठीक नहीं थी। बरतानवी फ़ौज एक नई सरजमीन पर दुनिया के मुश्किल तरीन जोग्राफिया में ऐसे कबायली जंगजुओं में घिरी हुई थी जो गोरीला जंग के माहिर थे और सदियों से थे। फिर ये लोग अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन भी बहरहाल समझते थे। इन हालात में किसी भी वक्त कोई भी बगावत हो सकती थी।
इस सूरत हाल में बरतानवी फ़ौज के लिए किला बाला हसार से ज़्यादा महफूज जगह पूरे काबुल में कोई नहीं थी। लेकिन क्या करें कि विलियम ने मिलिट्री लॉजिक को मुस्तरद करके पॉलिटिकल अप्रोच को तरजीह दी। उसने बरतानवी फ़ौज को किला बाला हसार के बजाय शहर से दूर दरिया काबुल के करीब एक खुली जगह पर छौनी तामीर करने का हुक्म दे दिया। जिस जगह ये छौनी तामीर हो रही थी इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं, जिनमें से कुछ पर छोटे छोटे किला नुमा घर भी मौजूद थे। इन किलों पर और पहाड़ियों पर तोपें नस्ब करके इस छौनी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। ताहम बरतानवी इसको नहीं समझ सके। वो काबुल शहर और बाला हसार से दूर इस गैर महफूज जगह पर फौजी छौनी की तामीर शुरू कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इस छौनी की तामीर में भी उन्होंने ऐसी गलतियाँ की जिन पर आज तक मिलिट्री एक्सपर्ट हैरान हैं। आप देखें कि बरतानवी फ़ौज को एक मजबूत फ़ौजी छौनी की ज़रूरत थी जहाँ वो किसी भी बैरूनी हमले से खुद को बचा सकें। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो हिफाजती इंतज़ामात किए वो भी बराए नाम थे। फ़ौजी छौनी के गिर्द तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ऐसी दीवार तामीर की गई जो ज़्यादा ऊंची ही नहीं थी। इस दीवार के बाहर फिर एक बड़ी सी खंदक के बजाय एक छोटी सी खंदक खोदी गई जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। फ़ौजी छौनी के अंदर अफसरों की रिहाइश के लिए शानदार मकानात और फ़ौजियों के लिए बैरक्स वगैरह तामीर की गईं। लेकिन बैरक्स की तामीर में भी किसी फ़ौजी ज़ाब्ते या हिफाजती इंतज़ाम को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आम फ़ौजी तरीका ये था कि छौनी के अंदर महफूज फायरिंग पोजीशन बनाई जाती हैं। अगर कोई अचानक हमला हो जाए तो वहाँ से किसी भी हमला आवर पर जवाबी फायर किया जा सके। लेकिन अंग्रेज़ों की काबुल छौनी में ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरक्स को भी आम रिहायशी कमरों के अंदाज में तामीर कर दिया गया, जैसे ये किसी के रहने के लिए बनाई जा रही हैं, फ़ौजियों के लड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, इससे बड़ी गलती एक और थी, वो ये कि बरतानवी फ़ौज ने अपनी ज़्यादातर तोपें, गोला बारूद, असला वगैरह छौनी की हदूद के अंदर रखने के बजाय बाहर एक गैर आबाद किले में रख दिया। यानी फ़ौज छौनी के अंदर थी और इसका असला छौनी से बाहर था। हर फौजी को एक बंदूक और थोड़ी सी गोलियां दे दी गईं। चंद तोपें छौनी के अंदर अहम जगहों पर बहरहाल नस्ब कर दी गईं। इन बंदूकों और तोपों के लिए गोला बारूद भी बराए नाम ही ज़ख़ीरा किया गया। छौनी के अंदर इस मामूली असले का नुकसान ये था कि अगर किसी वक्त अफ़गानी छौनी का मुहासरा कर लेते तो बरतानवी फ़ौज तवील अरसे तक दिफा ही नहीं कर सकती थी। मगर हैरान कुन तौर पर अफ़गानों ने इस आसान टारगेट पर कोई फौरी हमला नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक थी और वो ये थी कि अंग्रेज़ों और अफ़गान सरदारों के दरमियान एक खुफिया डील हो चुकी थी। इस डील के तहत अंग्रेज़ अफ़गान सरदारों को सब्सिडीज़ के नाम पर 6000 पाउंड सालाना रिश्वत दे रहे थे। इस रिश्वत के बदले में अफ़गान सरदार ना तो खुद अंग्रेज़ों से बगावत करते थे और ना ही अवाम को करने देते थे। इन अफ़गान सरदारों ने काबिज़ बरतानवी फ़ौज की हिंदुस्तान से आने वाली सप्लाई लाइन को भी महफूज बनाया हुआ था। इस डील की वजह से विलियम की खुद एतमादी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने बरतानवी अफसरों को ये इजाज़त भी दे दी थी कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर फ़ौजी छौनी में आ सकती हैं। यूँ हिंदुस्तान से यूरोपी बेगमात और उनके बच्चे भी फ़ौजी छौनी में आ गए। फ़ौजी अफसर अपनी बेगमात के आने से बहुत खुश हुए। इन ख़वातीन के आने से कैंप का माहौल भी बदल गया। अब कैंप में हर रात दावतें और डांस पार्टीज़ होने लगीं और जंगल में मंगल का समा हो गया। ना सिर्फ छौनी में दावतें चल रही थीं बल्कि एक और काम भी हो रहा था जो अफ़गानों की गैरत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। वो ये कि अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरों ने अफ़गान ख़वातीन से शादियाँ शुरू कर दी थीं। इनमें एक मशहूर शादी दोस्त मोहम्मद की एक भतीजी शाहजहां बेगम और बरतानवी कैप्टन वार ब्रिटेन की शादी थी। शाहजहां बेगम शादीशुदा थीं, लेकिन वो कैप्टन वार ब्रिटेन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गईं और उनसे भाग कर शादी कर ली। अब अफ़गान तो औरतों का घर से भागना भी पसंद नहीं करते थे, ऊपर से ये कि वो शादीशुदा होकर भाग गई और फिर उनकी गैरत किसी अफ़गान खातून की किसी अंग्रेज़ से शादी को भी कबूल करने पर तैयार नहीं थी। इसीलिए शाहजहां बेगम और कैप्टन की लव स्टोरी ने अफ़गानों के दिलों में अंग्रेज़ों से नफ़रत बढ़ा दी। इस शादी के अलावा बरतानवी फ़ौजियों की वजह से काबुल में जिस्म फ़रोश औरतों ने भी बड़ी तादाद में डेरे डाल लिए थे, तो अंग्रेज़ों के लिए अफ़गान अवाम की नापसंदीदगी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। ताहम अंग्रेज़ों के तौर तरीके नापसंद करने के बावजूद अफ़गान अवाम सरदारों की डील की वजह से अंग्रेज़ों को डील देने पर मजबूर थे। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रही। लंदन से अचानक एक हुक्म आया जिसका अंग्रेज़ों के लिए मतलब था कि पार्टी इज़ ओवर, यानी अंग्रेज़ों के अच्छे दिन ख़त्म, बुरा वक्त शुरू। इस हुक्म में कहा गया था कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में सरकारी अखराजात को कम कर दिया जाए। ये हुक्मनामा काबुल में अंग्रेज़ कमांडर विलियम को भी भेज दिया गया। विलियम को जैसे ये हुक्मनामा मिला तो उसने अपने इत्तेहादी अफ़गान सरदारों को अपनी रिहाइशगाह पर बुला लिया,
जब ये सरदार पहुंचे तो उन्हें विलियम ने कमरे में बिछे हुए कालीन पर नीचे बिठा दिया। इसके बाद उन्हें चाय पेश की गई। जब सरदार चाय पीने लगे तो अंग्रेज़ कमांडर ने उन्हें बरतानवी हुकूमत की माली मुश्किलात पर एक तवील और बोरिंग लेक्चर दिया। इस गुफ्तगू के बाद वो बात उन्होंने की जो अफ़गान सरदारों के लिए ऐसी थी जैसे उन पर बम फेंक दिया जाए। विलियम ने कहा कि अखराजात कंट्रोल करने के लिए सरदारों की सालाना रकम भी आधी की जा रही है, यानी अब सरदारों को 6000 पाउंड की जगह सिर्फ 3000 पाउंड सालाना मिला करेंगे। जब अंग्रेज़ कमांडर की बात ख़त्म हुई तो सभी सरदार खामोशी से उठे और चले गए। उन्होंने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला और कमरे से निकल गए, लेकिन उनकी खामोशी एक बड़े तूफ़ान का पेश खैमा थी। विलियम से मुलाकात के बाद सभी सरदारों ने आपस में कुरान पाक पर हल्फ उठाया कि वह धोखेबाज फरंगियों से निपट लेंगे। उनकी नज़र में ये धोखेबाजी ही थी कि अंग्रेज़ों ने यकतरफा तौर पर डील में तब्दीली कर ली है। वो अंग्रेज़ों को माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ों पर हमले के लिए अब उन्हें बस एक जवाज़ की तलाश थी और हैरत अंगेज़ तौर पर यह जवाज़ उन्हें उसी रोज़ मिल गया। हुआ ये कि काबुल में एक अंग्रेज़ अफसर अलेक्जेंडर ने एक अफ़गान सरदार की लॉन्ड्री को अपने घर में पनाह दे दी। जब सरदार का एक मुलाजिम इस लॉन्ड्री को वापस ले जाने के लिए आया तो अलेक्जेंडर ने इस मुलाजिम को मार पीट कर वापस भिजवा दिया। बाकी अफ़गान सरदारों को जब इस वाक़या की खबर मिली तो उन्होंने बदला लेने का मंसूबा बना लिया। अगले रोज़ काबुल के शहरी गोलियों की आवाज़ से बेदार हुए। मतलब काबुल में अंग्रेज़ों की आमद के 2 बरस बाद उन पर पहला हमला शुरू हो चुका था। अफ़गानों के एक हजूम ने अलेक्जेंडर के घर पर हमला करके उसे उसके भाई चार्ल्स समेत कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों की लाशों को एक दरख्त से उल्टा लटका दिया गया। इस हमले के बाद अफ़गानियों ने काबुल छावनियों पर भी हमले शुरू कर दिए। अफ़गान जंगजुओं ने कंटोनमेंट के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों पर पोजीशन ले ली और तोपें नस्ब करके शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। अफ़गानों ने एक अहम कदम ये उठाया कि अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन भी काट दी। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने अपना गोला बारूद छावनी से बाहर एक किले में ज़ख़ीरा कर रखा था। अफ़गानों ने सबसे पहले इसी किले पर हमला किया और वहाँ मौजूद बरतानवी मुहाफ़िज़ दस्ते को मार कर किले पर कब्ज़ा कर लिया। अब अंग्रेज़ों का सारा गोला बारूद उनके हाथ में था। छावनी में मौजूद अंग्रेज़ फ़ौज की हालत ये थी कि उनके पास अफ़गानों से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे थे। वहाँ जो थोड़ा बहुत असला था, इससे ज़ाहिर है अंग्रेज़ तवील अरसे तक अपनी छावनी का दिफा नहीं कर सकते थे। बरतानवी फ़ौज नोटन्स और जनरल FM के गलत फैसलों की कीमत चुकाने जा रही थी। दोस्तों, अफ़गान बागियों की कमान अफ़गान अमीर दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर ख़ान ने संभाल ली थी। अकबर ख़ान वही कमांडर था जिसने 1837 में अपने भाई अफजल ख़ान के साथ जमरूद की लड़ाई लड़ी थी। अकबर ख़ान अपने वालिद दोस्त मोहम्मद के सरेंडर के बाद से अफ़गानिस्तान में कहीं रुपोश थे, लेकिन अब वो मंजर आम पर आ चुके थे और पूरे जोश व खरोश से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। दोस्तों, अफ़गानों की बगावत 2 नवंबर 1841 में शुरू हुई थी और तकरीबन 20 रोज़ बाद 22 नवंबर तक काबुल छावनी के करीब बुलंद मकाम पर अफ़गान ही अफ़गान नज़र आने लगे थे। छावनी पर हर तरफ से गोलाबारी हो रही थी। बरतानवी फ़ौज ने चंद एक बार छावनी के करीब पहाड़ियों पर कब्ज़े की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा भारी नुकसान उठाकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ों का असला जो पहले ही कम था वो तेज़ी से ख़त्म होने लगा। अफ़गानों के ट्रैप से ज़िंदा बच निकलने की कोई सूरत उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। हत्ता कि अंग्रेज़ों के कठपुतली हुक्मरान शाह शुजा जो किला बाला हसार में मौजूद थे, वो भी अंग्रेज़ों की मदद नहीं कर पा रहे थे। इन हालात में जब अंग्रेज़ फ़ौज मुहासरे में थी तो दिसंबर का महीना आ गया। बर्फ़बारी शुरू हो गई और काबुल को अफ़गानिस्तान के दूसरे हिस्सों से मिलाने वाले रास्ते बंद होने लगे। काबुल में मौजूद बरतानवी फ़ौज का राब्ता बैरूनी दुनिया से यकसर कटने लगा। इस सूरत हाल में अंग्रेज़ अफसर विलियम ने अपनी फ़ौज को बचाने की एक आखिरी कोशिश की। उसने अकबर ख़ान को पेशकश की कि अगर वो जंग बंद कर दे तो अंग्रेज़ काबुल से चले जाएंगे। साथ में उसने ये भी कहा कि वो अकबर ख़ान के वालिद दोस्त मोहम्मद को रिहा कर देंगे। अकबर ख़ान ने 22 दिसंबर को अंग्रेज़ अफसर विलियम को पैगाम भेजा कि हम अंग्रेज़ों को महफूज रास्ता देने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि मुझे शाह शुजा यानी अंग्रेज़ों के कठपुतली हुक्मरान का वज़ीर बना दिया जाए। पैगाम के आखिर में कहा गया कि अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो कल मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आएँ। इस पैगाम से विलियम बहुत खुश हुआ क्योंकि इसमें भला क्या मुश्किल थी। सो वो मुलाकात पर तैयार हो गया और उसने पैगाम लाने वाले के हाथ 2 पिस्टल भी अकबर ख़ान को बतौर तोहफ़ा भेज दिए। 30 दिसंबर को अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेट कमांडर 3 दूसरे अफसरों और कुछ गार्ड्स के साथ अकबर ख़ान से मिलने पहुंचा। दरियाए काबुल के किनारे अकबर ख़ान ने अपने चंद साथियों के साथ उसका इस्तकबाल किया। सब लोग घोड़ों से उतरे और अकबर ख़ान ने अंग्रेज़ों से हाल चाल पूछा। फिर वही उन्होंने 2 पिस्टल निकाले जो एक रोज़ पहले विलियम ने उन्हें तोहफे में भेजे थे। अकबर ख़ान ने एक पिस्टल विलियम की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया।
विलियम को गोलियां लगी तो उसके होंठों से बेख्तियार दरी ज़बान में निकला, ओ मेरे खुदाया। इन अल्फाज के साथ ही वो दरिया काबुल के सर्द किनारे पर ठंडा हो गया। इधर अकबर खान के साथियों ने उनके 3 साथी अफसरों में से एक को कत्ल कर दिया और 2 को तावान के लिए यरगमाल बना लिया। उनके साथ आए हुए गार्ड्स ने उन्हें बचाना तो क्या खाक था। वो फायरिंग शुरू होते ही सर पर पाँव रख कर भागे और सीधा फौजी छौनी पहुँच कर ही दम लिया। अफगानों ने विलियम का सर कलम किया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। इस सर और लाश के टुकड़ों को अफगान जंगजू काबुल शहर में ले आए और गलियों में इन्हें लहरा लहरा कर लोगों को दिखाते रहे। अपने कमांडर के कत्ल की वजह से अंग्रेज़ फ़ौज अपने लीडर से महरूम हो गई थी। अंग्रेज़ों के दूसरे लीडर जनरल आर्फनसेट तो आप जान चुके हैं कि बीमारी की वजह से पहले ही माजूर थे। मतलब ये कि बरतानवी फ़ौज को तबाह करना अफ़गानियों के लिए और भी आसान हो चुका था, क्योंकि अब उनको कमांड करने वाला कोई नहीं था। विलियम की मौत के 2 रोज़ बाद क्रिसमस था, लेकिन इस क्रिसमस और अंग्रेज़ों के माजी के क्रिसमस में सिर्फ इस दिसंबर की सर्दी ही एक मुश्तरका बात थी। बाकी सब कुछ खौफनाक हद तक दर्दनाक था। सारी छावनी पर गम और खौफ के बादल छाए हुए थे। लेकिन ऐसे में उन्हें क्रिसमस का सबसे बड़ा ज़िंदगी अमेज़ तोहफ़ा मिला। वो तोहफ़ा ये था कि अफ़गान कमांडर अकबर खान ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो इन्हें हिंदुस्तान वापसी के लिए महफूज रास्ता देने पर तैयार हैं, जिसके बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों से उनका सारा सरकारी ख़जाना, कुछ भारी तोपें और चंद अंग्रेज़ बतौर यरगमाली मांग लिए। अंग्रेज़ों ने यह सब कुछ उनके हवाले कर दिया और खुशी खुशी घर वापसी की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।